चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, उसके बारे में बात की जा रही है, जिसका टाइटल है अरेस्ट ऑफ पर्सन। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन अरेस्ट कैसे किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए आपको दो बातें पढ़ने को मिलती हैं आपकी सीआरपीसी में। वो है, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की बात होती है। और एक नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं, क्या उनमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। मतलब नेचर ऑफ ऑफेंस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बेलेबल, मान लो आपने अरेस्ट कर लिया, तो क्या उसे बेल पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मतलब नॉन बेलेबल। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आपके सामने आती है जिसके ऑफेंस के आधार पर ही, अपराध के आधार पर ही आपको पता चलता है कि उस अपराधी को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो मैंने आपको इसके बारे में एक पूरा चार्ट बनवा ही दिया था। बताया था कि टोटल इसके अंदर सेक्शन नंबर 35 से लेकर के करीबन करीबन 60 62 तक के सेक्शंस को कवर करता है। ठीक है। अब 35 से लेकर के 62 तक के जो सेक्शंस हैं उनमें क्या बताया हुआ है, आप इनको नोट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं लिखे होंगे। ठीक है। सेक्शन नंबर 35 से लेकर के 62 प्रोविजंस। प्रोविजंस जो हैं वो सारे के सारे सेम हैं। बस अरेंजमेंट जो है, जो अमेंडमेंट हुए हैं, उनकी वजह से चेंजेस आ गए हैं, है ना। तो सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं, प्रोविजन बिल्कुल सेम है। मैंने आपको 41 बता दिया था। 41 के अंतर्गत बताया था कि कौन सी स्थितियां होती हैं जिनके अंदर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ टाइटल बताए थे, WH वर्ड्स बताए थे कि इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाएगा। तो मैंने आपको बताया था व्हेन, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, बाय whom। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था हाउ। और फिर चौथा था वेयर। वैन का मतलब था कि कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी सरकमस्टांसेस हैं जहां पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। तो वो उसने अपराध अगर कॉग्निजिबल किया है, ठीक है, नॉन कॉग्निजिबल किया है, तो वो सारा का सारा वैन में आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अपन कौन से सेक्शन लिखते हैं, सीआरपीसी के, जो पुरानी सीआरपीसी है उसके तहत तो वो सेक्शन नंबर 41 और 42 लिख सकते हो। और जो नई नई सीआरपीसी है उसके साथ सेक्शन नंबर 35 और 39, मतलब बीएनएसएस के साथ। फिर उसके बाद में आता है बाय हुम, मतलब अरेस्ट तो किया जाएगा लेकिन किस व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किसी व्यक्ति को किया जाएगा। मतलब जब अपराधी ने कोई अपराध कर दिया तो अरेस्ट करेगा कौन उसे। तो आपको वो जनरली पता है ना, आमतौर पर कौन अरेस्ट करता है बताओ। पुलिस करती है। और कौन करता है बताओ। मजिस्ट्रेट करता है। और बताओ। कोई भी साधारण व्यक्ति, कौन व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या होता है, क्या प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है क्या। जी से प्राइवेट पर्सन। तो प्राइवेट पर्सन भी आ गया। तो ऐसे करके कुछ प्रोविजंस के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। अब यहाँ पर पुलिस अधिकारी के बारे में बता रखा है, तो पुलिस अधिकारी कहाँ पर अरेस्ट करता है, तो सेक्शन नंबर 35 में या 39 में। मजिस्ट्रेट कहाँ करता है, तो उसके रिगार्डिंग भी लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट जो है आपका, वो कहाँ करेगा, तो वहां लिखा है सेक्शन नंबर 40 में। 44। 44 पुरानी सीआरपीसी है, बीएनएसएस जो है उसके तहत सेक्शन है 41। और प्राइवेट पर्सन कहाँ कर सकता है, तो सेक्शन नंबर 40। अब इनके साथ मैंने पुरानी जो सीआरपीसी है उसके भी सेक्शन चाहो तो लिख सकते हो, जैसे 35 जहाँ लिखा हुआ है वहां पर 41, 39 जहाँ लिखा हुआ है वहां पर 42, जहां पर प्राइवेट पर्सन की बात आ रही है वहां पर 43, मजिस्ट्रेट की बात आ रही हो 44। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि हाउ का क्या मतलब है। हाउ का मतलब यहाँ पर ये था कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसका मैनर क्या होगा, उस व्यक्ति को अरेस्ट कैसे किया जाएगा। अरेस्ट कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पर मैनर बताया था कि दिन में करोगे कि रात में, महिला को कर सकते हो या पुरुष को करोगे।
ठीक है। कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, हाथों को पूरी तरीके से बांधेगा या गोली मार देगा किसी को अरेस्ट करते समय। ठीक है। तो हर तरीके की चीजें जो है आपको मैनर पता चलता है अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो वो बताता है आपको सेक्शन नंबर, यहां पर पुरानी सीआरपीसी के तहत तो सेक्शन नंबर है 46। कौन सा है? 46। लेकिन जो अभी आपकी लेटेस्ट नई सीआरपीसी आई है, बीएनएसएस, उसके तहत यही सेक्शन जो है आपका वो हो गया है, कौन सा, 42, सेक्शन नंबर 42। एक मिनट रुको, 40 प्राइवेट पर्सन हो गया, 41, ओके ओके ओके, ये 43 है। ठीक है। अब जिनके पास पुरानी सीआरपीसी है, मैंने आपको बता ही रखा है, जो पुराने सेक्शंस हैं उनके बगल में सब्स्टिट्यूट करके लिख लेना 43। अगर जहाँ पे 43 लिखा हुआ है वहां पर 40 लिख लेना, जहाँ पर 44 लिखा है वहां पे उसके बगल में 41 लिख लेना। तो नई और पुरानी सीआरपीसी में कहाँ सेक्शन में अरेंजमेंट जो चेंज हुए हैं उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और वेयर का मतलब है कि सपोज करो आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो कैसे अरेस्ट करोगे? तो मान लो वो भाग रहा है, किसी के घर में घुस गया, या उसके घर में जाकर के अरेस्ट करना है, या जहां अपराध कर रहा है वहां अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट कहाँ किया जाएगा उसके बारे में क्या बताता है आपको? वेयर। तो मतलब ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे करके हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको साथ साथ इनके कुछ और भी चीजें बताई थी। जैसे कि आपने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो आफ्टर आफ्टर अरेस्ट क्या किया जाएगा? तो आफ्टर आफ्टर अरेस्ट कौन सी सिचुएशन बनेगी उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे कि जैसे ही आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लोगे तो क्या करोगे? सीधे मजिस्ट्रेट के सामने भेजोगे क्या? पहले उसको सर्च करोगे। सर्च क्यों करोगे? तलाशी लोगे, कहीं और कुछ हथियार मिल रहा है, बंदूक मिल रहे हैं, ड्रग्स और भी चीजें मिल सकती है उसके पास। तो उसको क्या करोगे आप वहां पर अरेस्ट करने की, अरेस्ट के बाद सीधे आप उसे पहले तो क्या करोगे, पूरा का पूरा छानोगे। अब मान लो उसके पास कोई आर्टिकल वस्तुएं निकल जाती हैं, तो फिर क्या करोगे? उसे सीज कर लोगे उन चीजों को, वस्तुओं को। फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना। उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि हमें क्या लेने हैं, एविडेंस के तौर पर। सपोज करो वो किसी का रेप करके आया है, तो आप क्या लोगे? डीएनए टेस्ट करवाओगे नहीं करवाओगे? उस अगर मान लो वो किसी का खून करके आया है, तो उसके फिंगरप्रिंट कहीं पे लग गए होंगे या ब्लड उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसकी भी चेकअप करवाओगे नहीं करवाओगे? उसको खुद को इंजरी आई है, उसके पास के जो उसके जहां पर वो गया है, लड़ाई झगड़ा किया है, उसका बाल कहीं टूट के गिर गया हो, तो वो आपके काम आएगा ही नहीं आएगा? तो इसलिए क्या किया जाता है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है। तो ये हो गया कि आफ्टर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, मतलब जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा? तो वहां पर आपके, वैसे तो सेक्शन नंबर 50 से लेकर के और करीबन करीबन 61 तक के प्रोविजंस काम करते हैं। मतलब इसमें भी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होती है। मैंने इसे अपने हिसाब से बना रखा है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा और सेकंड स्टेज में क्या होगा। जैसे ही अब एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति का और नाम लिख सकते हो आप, वो है सब इंस्पेक्टर। मतलब क्या होता है सब इंस्पेक्टर का, कि सपोज करो पुलिस वाले के पास टाइम नहीं है, वो उसे अरेस्ट कर नहीं सकता, तो क्या और कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? तो सब इंस्पेक्टर भी कर सकता है। मान लो सब इंस्पेक्टर गश्त लगा रहा है कहीं पे, उसको देखा कि उसके सामने कोई अपराध हुआ है, तो क्या इंस्पेक्टर ही पकड़ सकता है क्या उसे? तो कोई भी पकड़ सकता है, जो भी अधिकारी हो सकता है। मतलब सब इंस्पेक्टर से मतलब यहाँ पर है सब ऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ पुलिस, सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से मतलब है। अब सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से मतलब क्या है? एसएचओ जो थानेदार होता है, उससे नीचे वाले जो व्यक्ति हैं कौन? सब इंस्पेक्टर होता है, कांस्टेबल होता है,
सब कांस्टेबल होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एएसआई बोलते हैं जिसको। तो ये लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी व्यक्ति पकड़ सकते हैं क्या? तो कह रहा है बिल्कुल पकड़ सकते हैं। किस सेक्शन के तहत आएंगे वो सारी बातें मैं बता चुका हूं। आप चाहो तो लिख सकते हो, सेक्शन नंबर है आपका 56। लिख लीजिए। ये जो नई सीआरपीसी है उसके तहत तो है सेक्शन नंबर 55, और पुरानी के साथ भी शायद 55 ही है। 55 ही है। नई और पुरानी दोनों में ही 55 लिखा हुआ है। ठीक है। अब इनको एक बार इन डिटेल पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड के बारे में सुना आपने कभी? सपोज करो किसी ने अपराध कर दिया तो उसका आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है। मतलब उसको आप अरेस्ट तो कर लेके आए, लेकिन उसको देखने वाला जिसने देखा है उसका अपराध करते हुए, वो गवाह बन गया ना उसके लिए, तो वो आई विटनेस कहलाते हैं। तो अब उसको व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो आई विटनेस बना है, और उसके सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा और कहेंगे, आपने मूवीज में देखा होगा जनरली, वहां दिखाते हैं कि बताओ इस आपने इस व्यक्ति को देखा था क्या वहां पर जब अपराध हो रहा था? तो वो कह देता है हाँ, तो फिर उसे अरेस्ट करके फिर ले जाएगी। अगर नहीं मना कर देता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो हाथ के हाथ उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड भी करवाया जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत एक चीज होती है। ये सेक्शन नंबर 54 के तहत होती है, मतलब इसी के चैप्टर में आ जाती है ना। सेक्शन नंबर 54 के अंदर आ गई ये चीज। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ लेते हैं। मैंने आपको कुछ केसेस लिखवाए थे अरेस्ट ऑफ पर्संस के बारे में। मतलब आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ही किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर लोगे तो उसके बाद कुछ तो ड्यूटीज अराइज हो जाएंगी और कुछ राइट अराइज हो जाते हैं। राइट किसके अराइज होंगे? अक्यूज पर्सन के, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो। क्या पता आपने गलत तरीके से अरेस्ट किया हो, उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी, उसके घर वाले घूम रहे हैं ढूंढते उसे, मिल ही नहीं रहा बच्चा हमारा, तो वह एफआईआर दर्ज कराएंगे ही नहीं कराएंगे? तो पुलिस वाले जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, उसको वकील का राइट देंगे कि भाई वकील अगर तुम्हें बुलाना है तो वकील को बुला लो। ऐसे सारे राइट मिल जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल का भी राइट होता है इसके पास। ठीक है। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ड्यूटीज, ये सारी इसके तो राइट हो गए। किसके हो गए ये? अक्यूज के तो राइट हो गए, इसकी ड्यूटी किसकी हो गई? अरेस्ट अरेस्ट करा है जिसने। अरेस्ट किसने किया था? पुलिस ने। प्राइवेट पर्सन नहीं हो सकता, प्राइवेट पर्सन नहीं हो सकता, मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, पुलिस के पास ये सारे अधिकार होते हैं। प्राइवेट पर्सन जो है वो जैसे ही उसे अरेस्ट कर लेगा तो वो अपने पास थोड़ा ना रखेगा उसे, वो किसको सौंपेगा उसे? पुलिस को ही तो सौंपेगा। मजिस्ट्रेट क्या करता है? मजिस्ट्रेट खुद रखता है क्या अपने पास? किसको देगा? पुलिस। बस, तो बस तो पुलिस की काम है ये सारे। तो ऐसे करके कुछ चीजें आ गई यहाँ पर निकल के। लेकिन इनके बारे में इन जनरल आप सीआरपी से निकालोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने आपको करीबन करीबन 46 तक के सेक्शंस कवर कराए थे। अब एक बार 45 और 46 दोबारा देख लो। जिनके पास पुरानी सीआरपीसी है वो तो निकालना अपने पास। कौन सा सेक्शन? 48। ठीक है। जिनके पास कौन सी सीआरपीसी है? पुरानी सीआरपीसी है, वो तो 48 निकालना, और जिन पे नई सीआरपीसी है वो 46 निकालना। यहाँ लिख देता हूं। एक तो है बीएनएसएस, और ये है सीआरपीसी। देखिए क्या लिखा है, परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। मैंने इसके बारे में बताया ही था। परसूट का मतलब होता है पीछा करना। किसका पीछा करना? उस ऑफेंडर का जिसको आपको अरेस्ट करना है। मान लो कोई व्यक्ति जो है, आप उसे अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो, उसने पुलिस देखी और वो व्यक्ति जो है अपराध करके फरार हो गया, भागने की कोशिश कर रहा है। तो क्या पुलिस देखती रहेगी क्या उसे भागते हुए? तो क्या करेगी पुलिस? उसे उसे पकड़ने की कोशिश करेगी, अरेस्ट करने की कोशिश करेगी।
मान लो वो व्यक्ति जो है निकल गए हमारे जुरिस्डिक्शन से, मेरा जो थाना लगता है या मेरा जो जुरिस्डिक्शन लगता है, सपोज करो वो ये एरिया है, ठीक है। अब मेरी जो पावर काम करेंगी, पुलिस हूं मैं, और मेरी जो पावर है वो इतनी एरिया तक तो काम करेंगी जो ये गोला बना रखा है। लेकिन अपराधी जो है वो क्या हो गया, मेरे देखते देखते दूसरे के बॉर्डर में क्रॉस कर गया, तो क्या मैं यहां पर इसे पकड़ने का अधिकार रखता हूँ कि नहीं रखता? तो कह रहा है कि कहां तक पीछा कर सकता है कोई व्यक्ति उसका, तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि उसकी जुरिस्डिक्शन तक पीछा जब किया जा रहा है तो फिर वो कहीं तक भी उसका पीछा कर सकता है, होल इंडिया के अंदर कहीं भी पकड़ सकता है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। तो लिखा है इसी के लिए, अ पुलिस ऑफिसर में for the purpose of arresting without warrant any person whom it is he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। मतलब क्या है, मे का मतलब है कि पुलिस की ये पावर है, मे का मतलब क्या है, डिस्क्रिशन है पुलिस की कि अरेस्ट करने के पर्पज से, और वो भी कैसे अरेस्ट कर रहा है उसे, विदाउट वारंट। मतलब उस व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल बोलो, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल करेगा तो विदाउट वारंट थोड़ा अरेस्ट करते हैं उसमें। तो इसलिए लिखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है उसको, उसके लिए वो ऑथराइज्ड है। तो फिर क्या कर सकता है, जब वो ऑथराइज्ड है तो फिर क्या करेगा, परसू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, तो उसका पीछा कर सकता है कहां तक जाकर के अरेस्ट करने के लिए, इंडिया के किसी भी टेरिटरी, किसी भी भाग तक। क्लियर होगी बात? चलिए, तो इनटू अदर जुरिस्डिक्शन का मतलब कहीं पर भी, खुद के में तो कर ही सकता था, दूसरे के में भी कर सकता है। अब है सेक्शन नंबर 46। ये देखो, सेक्शन नंबर 48 पुराना और नई सीआरपीसी के तहत 46 लिखा है, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। लिखा है क्या? तो ये नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कि सपोज करो आपने किसी व्यक्ति को, अक्यूज को पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब जैसे ही आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, तो कितना रेस्ट्रेंट लगाओगे, कितना उसके ऊपर रोक लगाओगे कि वो व्यक्ति भागे नहीं। अब सपोज करो कोई हल्का हल्का सा दुबला सा आदमी है, उसमें इतनी जान तो है नहीं, चार आदमी पुलिस वाले आसपास चल रहे, तो क्या उसको हथकड़ियों से बांध करके, पूरा जंजीरों से बांध करके ले जाएं क्या? तो कितना अरेस्ट करने के लिए कितना रेस्ट्रेंट जरूरत है उस व्यक्ति के लिए, तो वो डिपेंड करता है सरकम और टेंसेस पे। तो इसी के लिए बारे में बता रहा है, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेंट, कि जो वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रेंट नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि जरूरी, जरूरी क्यों नहीं हो, कि अगर मान लो उससे ही वो प्रिवेंट हो रहा है, रोका जा सकता है, भागे, लिखा है ना वहां पे, प्रिवेंट हिज एस्केप, कि वो भागे जाने से रोका जा सकता हो, जितना जरूरी हो उतना ही बहुत, ठीक है, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत क्या है। तो इसलिए इसको बताया गया है, ये मतलब क्या है, अक्यूज के लिए तो एक तरीके का राइट बन गया, और पुलिस की एक ड्यूटी बन गई कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितनी जरूरत हो उतना ही रेस्टोरेंट लगाओ, पूरा रेस्टोरेंट लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं भाई आपने पहले तो शरीर को पूरा जकड़ दिया, उसके को बांध दिया ढंग से, और फिर उसके बाद बंदूकें और दिखाकर ले जा रहे हो उसे, तो जितनी जरूरत है उतना, ठीक है। इसी तरीके की चीज मैंने आपको यहां पर भी बताई थी हाउ के केस में, सेक्शन नंबर 43 पुरानी नई सीआरपीसी का, 46 पुरानी सीआरपीसी का। वहां पर क्या पड़ा था अरेस्ट के रिगार्डिंग, कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, तो अगर मान लो वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उस पर गोली चलाओगे क्या? तो वो डिपेंड करता है गोली कब जलानी जरूरी है, या उसके लिए कौन से संसाधन का यूज किया जाएगा उसे पकड़ने के लिए। सपोज करो वो भागने की कोशिश कर रहा है और आपके पास में ही है, उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, सपोज करो पुलिस वाले की थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मार के वो भाग रहा है, तो पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, उसे पकड़ के पीट सकता है, डंडा मार सकता है, उसे रोकेगा, अरेस्ट करने की कोशिश करेगा, यही तो काम होगा। क्या गोली मार देगा क्या उसमें? तो उसके लिए स्थिति बताई हुई है कि गोली मारने के प्रावधान, अगर आप चाहते हो कि आप किसी व्यक्ति में गोली मारना चाहते हो, जैसे यूपी में हो रहा है आजकल, एनकाउंटर का सिस्टम चल रहा है ना वहां पे, अरेस्ट की जगह एनकाउंटर ही कर देते हैं, तो ये लीगल है या इलीगल है? तो वो कहते हैं कि साहब अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, ऐसा हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर,
जिसको ऐसा ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल रही हो, जो डेथ की सजा मिल रही हो, जिसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें डेथ की होगी इसी की उसने, तो ऐसे केसेस में तो आप उसको क्या कर सकते हो, गोली मार सकते हो। अननेसेसरी मारोगे क्या? नहीं मार सकते। वही रूल रेगुलेशंस बताए हुए हैं। आगे देखिए सेक्शन नंबर 47। इसका तो है 49 और इसका है सेक्शन नंबर 40। क्यों? अच्छा 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 अच्छा। ये 49 हो गया और ये हो गया 50। ठीक है। देखिए क्या लिखा है। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। अब सपोज करो कोई व्यक्ति जो है जिसने अपराध किया है, तो अगर मान लो उसने ऑफेंस जो कमिट किया है वो कैसा है, कॉग्निजेबल। कैसा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मतलब क्या होगा, विदाउट वारंट आप इसको अरेस्ट कर सकते हो। आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन पता चला कि अपराध कॉग्निजेबल तो था, लेकिन साथ साथ क्या था वो, बेलेबल भी था। तो मतलब अरेस्ट करने के तुरंत बाद आप क्या कर दोगे, अगर वो आपको सिक्योरिटी श्योरिटी दे देता है, जो आपको कंडीशन चाहिए उसके आधार पर दे देता है, सारी चीजें देकर लेकर के जमानत दे देता है, कहने का हिंदी में अर्थ ये है, तो फिर क्या करोगे इसे, अब भी अरेस्ट करके रखोगे क्या? तो अब उसको आप रिहा कर दोगे, रिलीज कर दोगे। लेकिन रिहा और रिलीज का मतलब यहाँ पर है टर्म कंडीशन अप्लाई होती है बेल के केस में। उसमें क्या होता है कि पुलिस वाला कहेगा कि भाई जब तुम्हें बुलाया जाए तब क्या हो जाना कोर्ट के सामने पेश, या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बुलाया जाए तब तब तुम कोर्ट में या हमारे सामने पेश हो जाना। क्लियर होगी बात? तो यही चीज यहां पर बताई गई है। देखिए क्लॉज 1 कहता है, क्लॉज 1 देखो यहाँ पर एंड लिखा था, आप अगर ढंग से इसका टाइटल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे तो पहले तो ये बताओगे कि आपने मूवी में देखा है ना, मूवी में क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति पुलिस वाले जब उसके घर पे हथकड़ी यो कहते हैं यू आर अंडर अंडर अरेस्ट करते हैं ना, तो वो कहता है किस आधार पर, कौन सा ग्राउंड है आपके पास, क्या है आपके पास, कोई कागज है क्या? तो वो बताते हैं कि साहब तुमने ऐसे ऐसे ये अपराध किया है और तुमको इस आधार पर हम पकड़ रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो वहां पर उनको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि किस अपराध में आपको उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। तो लिखा है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। देखो पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है और दूसरा अदर पर्सन की। अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शेल फॉरथविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस। मतलब उसको कम्युनिकेट करोगे आप उन सारे ऑफेंस से, अपराधों के बारे में, फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। क्लियर होगी बात? देखो यहां पर शेल को अंडरलाइन कर लेना, लिखा है ना वारंट शेल फॉर्थ विद। शेल का मतलब मैंडेटरी है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो बताओगे सही ना, क्या क्यों किस अपराध में आप अरेस्ट करो किसी को, ऐसा। आगे देखिए लिखा है बेल के बारे में, कह रहा है कि अगर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट किया गया है अदर देन अ पर्सन अक्यूज ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस। लेकिन कौन सा ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस नहीं किया हो उसने, नॉन बिलेबल ऑफेंस के अलावा। अगर भाई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तब तो क्यों छोड़ोगे उसे बेल पर, क्यों, बेल का राइट थोड़ा ना होता उस केस में। लेकिन बेल के अलावा कोई अगर ऑफेंस किया है, और उसका मतलब क्या हुआ, कॉग्निजेबल के साथ साथ वो कौन सा ऑफेंस है, बेलेबल, और उस केस में आपने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो फिर क्या होगा उस केस में। तो कह रहा है कि ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई तुम अधिकारी हो। ही इज एंटाइटल, ही किसके लिए आया है, अरेस्टेड पर्सन के लिए, कि ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन अ बेल ही अरेंज फॉर सिक्योरिटी ऑन हिज बिहाफ। अपने बिहाफ पर कोई सिक्योरिटी ला के दे दो, हमें श्योरिटी ला के दे दो। तो जमानत ला के दे दोगे, श्योरिटी सिक्योरिटी ला के दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा, जब जब बुलाए तुम तब तब आ जाओगे। तो क्लियर होगी बात? ऐसे ही आपका पुरानी सीआरपीसी के तहत सेक्शन नंबर 50A था, अब वो 48 हो गया है। ये सारे के सारे कब काम करते हैं आपके, आफ्टर अरेस्ट। ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्लिगेशन पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव और फ्रेंड। ये तो आपको पता ही ना, जब आप अरेस्ट कर लोगे तो आपने उसको तो ग्राउंड बता ही दिए,
लेकिन जैसे ही अरेस्ट करके आप पुलिस थाने में ले गए उसे, सपोज करो आपने बाजार से उठा लिया उसे, उसके घर से उठा लिया, तो क्या करोगे उस केस में? तो भाई साहब आप जैसे ही अरेस्ट करोगे तो सबसे पहले पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि उस अरेस्टेड पर्सन से उसके घर वालों के नंबर मांगे, और नंबर मांग के क्या करे, उनके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को, उसके माता पिता को फोन करके कह दे कि साहब ऐसे ऐसे तुम्हारा छोरा पकड़ लिया हमने, और पुलिस थाने आ जाओ, इस पर्टिकुलर थाने पे। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर लिखा है, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन आफ्टर मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता, any arrest under this संहिता shall forthwith give information regarding such arrest, ऐसे अरेस्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे अरेस्ट के बारे में, और कहां पर उसे अरेस्ट किया गया है, प्लेस लिखा ना, एंड प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू ऑफ हिज रिलेटिव्स फ्रेंड और सच अदर पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज। सच अदर पर्सन का मतलब यहाँ पर वो है जिसका मतलब रिलीज, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, उसके कोई पड़ोसी हैं, तो वो आगे ना अदर पर्सन में, तो उनकी बात कर रहा है। जिसका भी वो व्यक्ति नाम लेता है या नॉमिनेट करता है कि आप इस व्यक्ति को फोन कर दो, तो फिर उनको फोन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको फोन कर दोगे तो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक और इस तरीके का इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किसी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को कि साहब ऐसे ऐसे हमने एक व्यक्ति को पकड़ा है, और ऐसे ऐसे ये उधम कर रहा था या ऐसे कोई चीज करी है इसने। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा है पुलिस करेगी क्या ऐसे केस में, तो लिखा है द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट। सबसे पहले तो उसको जैसे ही पुलिस थाने में लाएगी तो फिर क्या करेगी, उसके राइट्स के बारे में बताएगी कि क्या क्या तुम्हारे राइट है, क्या क्या तुम्हारे अधिकार है, जैसे बेल का राइट बताया ना, फिर उसको घर वालों का राइट बताया कि तुम घर पे भी अपने फोन कर सकते हो चाहो तो, उसको बताएगी कि तुम अगर चाहो तो इंटरोगेशन के टाइम पर वकील को ले आना। ठीक है, ऐसे राइट की बात कर रहा है। साथ ही साथ क्या लिखा है, इसकी ये ड्यूटी है पुलिस वालों की कि भाई जैसे ही वो पकड़ के ले आएंगे और इन्फॉर्म कर देंगे उसके घर वालों को, तो अपनी खुद की जो डायरी होती है पुलिस की, उसके अंदर भी लिखेंगे कि इन्होंने किसको इत्तला दी है, इंफॉर्मेशन दी है। उसके बच्चे जैसे मान लो उसने अपने माता पिता का नंबर दे दिया, तो अगर पुलिस वालों ने माता पिता को फोन करके कहा कि तुम्हारा बच्चा हमने अरेस्ट कर लिया है, इस अपराध में किया है, तो उनको उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी दी है, तो अपनी डायरी में जरूर लिखेंगे उसका नाम कि किसको उन्होंने, क्योंकि ये क्यों करा जा रहा है, मान लो ये अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर इनके खिलाफ भी तो एफआईआर करवा सकता है ना वो व्यक्ति, इनके खिलाफ भी तो केस दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे केस में इनको ये करना पड़ता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी इनसे पूछेगा कि क्या तुमने इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया था कि नहीं किया था। तो केस चलाने से पहले ये सारी चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि अक्यूज के भी कुछ अधिकार होते हैं। क्या पता गलती से उसे पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के पकड़ लिया हो, किसी और व्यक्ति ने कोई घूस दे दी हो, उसके चक्कर में पकड़ लिया हो उस व्यक्ति को। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए ऐसी चीजें की गई हैं। आगे देखिए लिखा है, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था, यहाँ पे लिखा भी है, लिखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced। जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी किस बात के बारे में, कि वो उसके बारे में ये पूछेगा कि क्या, पुलिस वालों से पूछेगा कि क्या सबसेक्शन नंबर 2 और 3 का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, फिर आगे कार्रवाई करेगा, नहीं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेगा। क्लियर होगी बात? इसलिए यहां पर मैंडेटरी की गई हुई चीज है, इसलिए वहां पर शब्द ही ऑब्लिगेशन यूज किया गया था। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी, कि ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होगी पूर्ण रूप से। क्लियर हो गई बातें? हाँ, ऑनलाइन में दिशा जी, सिमरन जी बताइए। यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। चलिए आगे देखिए, इसी तरीके से एक और सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर है पुरानी सीआरपीसी के तहत 51, और ये आपका है 49 नई सीआरपीसी जो मतलब बीएनएसएस है आपका, निकाल लीजिए। लिखा है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मैंने बताया था ना आपको, पहले क्या बताया था, व्हेन, बाय हुम, हाउ, वेयर, ये सारे कुछ बता दिए। अब क्या आगे आफ्टर अरेस्ट की कंडीशन चल रही है, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद आपने क्या क्या किया, इन्फॉर्म किया, घर वालों को बता दिया, बेल पर छोड़ने की बात थी तो बेल पर छोड़ दिया,
अब करोगे क्या उस टाइम पर ही? तो ये कह रहा है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले सर्च किया जाएगा। वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट, मान लो पुलिस ऑफिसर ने उसे वारंट के अंतर्गत, वारंट के अंतर्गत क्या किया है, अरेस्ट किया है। सपोज करो मजिस्ट्रेट ने ही वारंट इशू किया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी उसे। लेकिन क्या हुआ है, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, मतलब वो ऑफेंस जो किया था उसके लिए जो वारंट मजिस्ट्रेट ने निकाला है, वो जो निकाला गया है वो वेलेबल वारंट नहीं है। कैसा है? नॉन वेलेबल वारंट है। अगर बेल पे छोड़ा होता तो सर्च करने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे ही बेल पर बेल दे देगा तो हम छोड़ देते उसे। ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है कि सपोज करो वो वेलेबल वारंट हो। कैसा हो? बेलेबल वारंट है, मजिस्ट्रेट ने उसको वारंट इशू किया है, लेकिन वो वारंट कैसा है, बेलेबल है, कि वह बेल दे देगा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन बेल तो दे दे, लेकिन हुआ क्या कि उसके घर, उसकी उसने फोन किए दो चार लोगों को, कोई बेल ही नहीं देने आया, जमानत ही देने नहीं आया उसकी। तो उसके लिए लिखा है और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश अ बेल, कि बेल तो दे रहे थे हम उसे, लेकिन बेल लेने का उसमें नहीं था, कि पैसा नहीं था उसके पास लोग नहीं थे जो उसकी जमानत दे करके उसे छुड़ा लें। तो दोनों ही केस है। अब हमें उसे जेल में रखना है, तो फिर इसका मतलब लॉकअप में तो बंद करोगे उसे। आगे देखो क्या लिखा है। एक लिखा है पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट। अब यहाँ तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होगी, पहले में तो विद वारंट था, वारंट बेलेबल और नॉन बेलेबल था। यहाँ पर क्या है कि विदाउट वारंट अरेस्ट करने की तो पावर है ही ना उसके पास। तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने की बात हो रही है, तो अब उसे अरेस्ट कौन कर रहा है, या तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है अंडर अ वारंट, और या पुलिस अरेस्ट कर रही है विदाउट वारंट। तो दोनों ही केसेस में अगर वो व्यक्ति जो है अगर बेल एडमिट नहीं करवा पाता है या वो अनेबल हो जाता है बेल देने में, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। तो ऐसे केस के लिए लिखा है कि जो पुलिस ऑफिसर है इस केस में मेकिंग द अरेस्ट, जिसने अरेस्ट किया है, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, या जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा उसे अरेस्ट किया गया है, द पुलिस ऑफिसर टू whom द मेक ओवर द पर्सन अरेस्टेड। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर सपोज करो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है वो तो अपने पास रख नहीं सकता ना उसे, वो मेक ओवर किसको करेगा। तो वहां पर लिखा है कि पुलिस ऑफिसर को उसको मेक ओवर कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। इसको कर देगा उस अरेस्टेड पर्सन को। फिर क्या होगा उसके बाद, तो उसके लिए लिखा है कि सबसे पहले जैसे ही उसे हैंड ओवर किया जाएगा तो क्या होगा, पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन उसे सर्च करेगा। लिखा है मे सर्च सच और प्लेस इन सेफ्टी सेफ कस्टडी ऑफ ऑल आर्टिकल्स, और उन सारे आर्टिकल्स को जो उसके पास मिले हैं उनको क्या रख देगा, सेफ कस्टडी में रख लेंगे, या तो प्राइवेट पर्सन को मिले तो प्राइवेट पर्सन, और जो दूसरा है वो रख लेंगे। अदर देन नेसेसरी बियरिंग अपैरल, मतलब जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उनको छोड़ करके, ऐसा नहीं है कि भाई उसके जो कपड़े हैं उनको भी उतार करके अपने पास रख ले, ठीक है, उनको छोड़ देगा। उसके अलावा जो जो चीजें हैं उनको ले लेगा। फाउंड अपॉन हिम, जो भी उसके पास पाई है, वेयर वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन, जो जो चीजें उससे अगर मान लो अरेस्टेड पर्सन को सर्च करने पर जो जो चीजें उसमें मिली है, तो उनको क्या करोगे, उनको सीज कर लोगे, और उसकी जो लिस्ट है कि क्या क्या चीज हमने तुमसे सीज की है उस व्यक्ति को उसकी रिसिप्ट दे दोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो वही चीज यहां बता रखी है। लिखा है अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू द सच पर्सन, कि उस व्यक्ति की जो चीजें ली है आपने, सपोज करो आपने जो जो चीजें ली है वो तो ठीक है, अब उसे लॉकअप में रखोगे ना आप, तो कोई चोरी कर ले या कुछ हो जाए तो बाद में दिक्कत आएगी। तो उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले जो जो चीजें उस पे से मिली हैं उसकी उसके अपने पोजेशन में रख करके उसकी लिस्ट जो है उसको दे दी जाएगी कि साहब तुम पे से ये चीजें हमें मिली है, उससे साइन करवा लिए जाते हैं, और बाद में जब वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे तब उसको वो सारी चीजें दे दी जाती है वापस। हम्म, हाँ हाँ, क्योंकि
भाई वो बेल पर ही छोड़ रहे हैं, मान लो उसके पास कोई और चीज मिलती है, ड्रग्स व्रग्स, तब तो कोई बात अलग ही हो गई, वो तो को नो होगा ही नहीं। लेकिन मान लो उसको हम अब अपने पास ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, या उसको हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो कोई ऐसी चीज अगर उसके पास होगी तो उसको बेल पर नहीं छोड़ा जा रहा, तो फिर उसके सर्च करके उससे सीज कर लेगी चीजों को, क्योंकि आप उसे लॉकअप में डाल रहे हैं पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम को लिए, जब तक कोई जमानत ना ले दे कोई उस व्यक्ति की। अगर मान लो जमानत दे दी किसी ने, तो उसका सामान उसको वापस दे देंगे हम क्या करेंगे। हम्म। 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 तो आपको एक जो लिस्ट दी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा सामान दे दिया जाएगा, एक आपकी फाइल बना करके दे देते हैं वो। आगे देखिए, लेकिन अगर मान लो किसी फीमेल को सर्च करना हो तो क्या होगा। ये मेल का तो आप आराम से कर लोगे, फीमेल के लिए तो कौन चाहिए, लेडी पुलिस ऑफिसर ही चाहिए, वही कर सकती है। लेकिन जब उसे सर्च करेगी तो उसकी डिग्निटी का ध्यान जरूर रखेगी, कहीं उसको जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है, उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रख रही है, उसके कपड़ों को यूं ही खोल रही है। तो उसके लिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया है कि वेन एवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, जैसे सपोज करो सबके सामने ही उसको चेकिंग कर रही है, ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके लिए लिखा है सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद रिगार्ड टू डिसेंसी, पूर्ण रूप से स्ट्रिक्ट तरीके से डिसेंसी का ध्यान रखेगी, तब जाकर के ऐसी चीजें करेगी। क्लियर होगी बात। हाँ, ऑनलाइन में दिशा जी, प्रियदर्शनी जी, अनुष्का जी बताइए। यस सर। ऐसे ही निकालिए, सेक्शन नंबर है आपका 50। अभी तो नॉर्मल चीजें थी जो उसके पास से मिली थी, अब कुछ और चीजें हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 52 और इसका सेक्शन नंबर है 50। निकालिए। लिखा है कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, अभी तो नॉर्मल चीजों को ले रहे थे, अब मान लो कोई हथियार वथियार मिल गए उसके पास, तो उनको तो सीज कर रहे, सबसे पहले उनको ही सीज किया जाता है ना। भाई सर्च करना तो नॉर्मल कर रहे थे आप, लेकिन जैसे ही उसके पास कोई ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं, तो लिखा है पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट इज मेड, जैसे ही अरेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं वो, टेक फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन। तो क्या करेंगे, उन सारे वेपन्स को लेकर के अब अपने पास तो रखेंगे नहीं, और उसको तो देंगे नहीं वापस हम। अरे जो हथियार मिले उनको थोड़ा देते हैं अपन वापस, उनको किसको पेश करोगे आप। तो उनको या तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेगी और उसकी जो लिस्ट है उसको उसको दे देगी, कोर्ट को पहुंचा देगी कि साहब ऐसे ऐसे इसके पास ये चीजें मिली है। और नहीं तो फिर उन कोर्ट को ही सारी चीजें उनको सामने दिखा करके, अगर देखो दो तरीके की चीजें होती है, एक तो ऐसी चीज होती है जो छोटी हल्की हल्की सी चीज है, उसको तो आसानी से जिसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है एज एविडेंस, और एक ऐसी चीज है जिसको लेके ही नहीं जाया जा सकता, तो आप क्या करोगे, उसकी फोटो खींच के उसकी लिस्ट निकाल के उसे कोर्ट को फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों की बात कर रहा है। तो इसलिए लिखा है ऑल वेपन सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच फॉर whom the officer or making arrest is required under this संहिता to produce such person arrested। मतलब या तो आप कोर्ट को दोगे या पुलिस ऑफिसर को। अब ये पुलिस ऑफिसर को कौन देगा, मान लो किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, ठीक है, दो जगह से दो गुटों में गोलीबारियां चल रही हैं, उनको रोकने के लिए दो तीन लोग और आ गए, एक एक दोनों को पकड़ लिया, दोनों के पास जो ऑफेंसिव वेपन्स मिले जैसे बंदूक मिली, उन बंदूकों को लेकर के क्या करेंगे वो पहले तो उनको अरेस्ट करेंगे दोनों को, अरेस्ट करने के बाद तुरंत वो पुलिस ऑफिसर के पास उन वेपन्स को दे देंगे और उन व्यक्तियों को पकड़ा देंगे कि साहब ऐसे ऐसे ये गोलियां चला रहे थे वहां पर, ऐसे ऐसे पकड़े गए थे, और ये व्यक्ति हमने अरेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऊपर सर्च की, केवल सर्च में जो जो चीजें उसके पास से मिल रही हैं उनकी बात कर रहा है, नीचे 52 में कह दिया अगर मान लो उसके पास कोई वेपन मिल जाता है तो फिर उसका क्या करोगे, तो कह रहा है या तो कोर्ट के पास या मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के पास सेंड कर देंगे। अब देखिए आगे, सेक्शन नंबर है 53 और इसका है 51। लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अब देखो यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, क्यों लिखा है, क्योंकि सपोज करो पुलिस ऑफिसर ने क्या कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है,
तो अब रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहां ले जाते हैं उनको, देखा होगा आमतौर पर पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो उनको हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उनको एविडेंस चाहिए उनसे। क्या चाहिए? एविडेंस। क्योंकि जब उसने कोई ऐसा एक्शन किया है, कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से क्या हुआ है, एविडेंस मिले हैं वहां पर बिखरे। अब अभी तो आपने केवल उसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो पर्टिकुलर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जो स्पॉट प्लेस है इसकी, है ना, जो हॉट स्पॉट बना हुआ है उस जगह का, तो वहां पर जब सर्च करोगे आप जा करके, तो क्या पता उससे मैच खाते हुए कोई एविडेंस मिल जाए। तो इसलिए क्या होता है, पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर से कि साहब ये अक्यूज है, इस बार इसका क्या कर लो, आप मेडिकल चेकअप कर लो, और जो जो चीजें इससे लेनी है उनको एक बार चेक कर लो। इसके लिए लिखा है, देखो, when a person is arrested on a charge of committing an offense of the such nature, सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, चार्ज लगे हैं, किस बात के, कि उसने कोई नेचर, किसी भी तरीके की नेचर का ऑफेंस कमिट किया है। अब नेचर का मतलब सीरियस या हीनियस। पेटी ऑफेंस के लिए तो किसको ही अरेस्ट करोगे? तो नेचर का मतलब है कैसा अपराध किया है, बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का है, कम लेवल का है, उसके आधार पर। or alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that the examination of his person will afford evidence as to the commission of offense। और इस बात का विश्वास है पुलिस ऑफिसर को कि भाई साहब इसका ऐसा एग्जामिनेशन करवाने से क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ एविडेंस इससे मिल जाएंगे कि इसने किस तरीके का ऑफेंस, वो जिसका आरोप लगा है, क्या उसने सच में किया है या नहीं किया है। ठीक है। इसके लिए लिखा है कि इस चीज के बारे में जानने के लिए इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये चीज किसके लिए लॉफुल होगी? मेडिकल प्रैक्टिशनर की। अगर एविडेंस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तरीके का ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सच में कोई एविडेंस उस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो इसलिए यहां पर जो लिखा है ना, इट शैल बी लॉफुल, तो ये लॉफुल को अंडरलाइन कर लीजिए। तो वैधता किसके पास है मेडिकल चेकअप करने की? वो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। और उसके आधार पर जो चीजें मिलेंगी वो क्या बन जाएगा, वो भी लॉफुल बन जाएगा एविडेंस के तौर पर। ठीक है। तो क्या लिखा है, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर को लिखा है एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। आप चाहो तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, गुड फेथ में कुछ एक्ट भी कर सकता है वो व्यक्ति। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सपोज करो वो अपना एग्जामिनेशन करवाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसको चारों तरफ से पकड़वा करके वो उसके सारे के सारे चित्र खींच लेगा या उसका चेकअप करेगा। तो उसके लिए अब मान लो फोर्स की जरूरत पड़ रही है, किसकी जरूरत पड़ रही है, फोर्स की, तो वो अपने और लोगों को बुला करके भी उसका इस्तेमाल करेगा और उसका मेडिकल चेकअप करेगा। इसके लिए लिख रहा है नेसेसरी इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट व्हिच मे अफोर्ड सच एविडेंस। अगर जरूरी है ऐसे एविडेंस को लेने के लिए तो वो क्या कर सकता है, और भी चीजों का, जैसे लिखा है टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, लिखा है ना, फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, वहां पर ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लो किसी फीमेल का एग्जामिन करना हो तो फिर फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फीमेल डॉक्टर का ही होना वहां पर जरूरी है। दोनों के बारे में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है? सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2। हाँ, दिशा जी बताइए, शुभम जी। यस सर, क्लियर है सर। आगे इन्होंने बता रखा है कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, जितनी जल्दी इसका एग्जामिनेशन करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फायदा होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है जितनी जल्दी एग्जामिनेशन करेगा उतनी जल्दी क्या करे, मेडिकल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको उसे फॉरवर्ड कर देगा उसकी रिपोर्ट को, क्योंकि वो एविडेंस के तौर पर आगे काम कार्रवाई करेगा ना, इसलिए। तो लिखा है शेल विदाउट एनी डिले। शेल इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, किसी तरीके की डिलीवरी उसमें दिक्कत नहीं करे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो 52 और 53 में जो बात की जाएगी, भाई 51 में तो बता ही दिया इसने, जो पुरानी सीआरपीसी है उसके तहत सेक्शन नंबर 51, सॉरी नई सीआरपीसी के तहत 51 और पुरानी सीआरपीसी के तहत कौन सा 53, इनमें तो बता ही दिया इसने। क्या बता दिया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते क्या है, एग्जामिनेशन होता क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ही कह रहा है भैया ये सेक्शन जो है 54 में
55 में भी पढ़ने को मिलेगा, और नई सीआरपीसी में 52 में और 53 में पढ़ने को मिलेगा। तो वहां पर भी अगर इन शब्दों का यूज किया जाएगा, जैसे एग्जामिनेशन का शब्द का यूज किया गया हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का शब्द का यूज किया गया हो, तो उसका मतलब क्या होगा, उसी को यहां पर डिफाइन कर दिया। लिखा है एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, देखो लिख रहा है इन दिस सेक्शन, मतलब 51 के अंतर्गत या 53 के तहत, और लिखा है सेक्शन नंबर 52 और 53, और जो पुरानी सीआरपीसी उसके तहत लिखा होगा 54 और 55 के लिए क्या माना जाएगा। मतलब 3 सेक्शनों के लिए अगर कहीं पर शब्द यूज हो जाए एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसका मतलब क्या समझा जाएगा। तो एग्जामिनेशन का मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जामिनेशन क्या होता है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए उसमें। आपसे ये तक भी पूछा जा सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहां डिफाइन है सीआरपीसी के अंतर्गत। तो याद रखना सेक्शन नंबर कौन सा है, 53 या 51, ठीक है, उसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। देखिए एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन का मतलब है कुछ चीजों का चेक करना है कि एविडेंस के तौर पर काउंट होंगे, जैसे कि ब्लड, फॉरेंसिक में होते कि नहीं होते, ब्लड हो गया, ब्लड स्टेन हो गया, सीमन हो गया। सीमन और स्वैब कब काम आते हैं आपके, जब किसी का रेप करने की कोशिश की जा रही है या कोई और तरीके की चीजें हो रही हैं तो उसमें, सेक्सुअल ऑफेंसेस में। और दूसरा स्पटम और आपका स्वेट, लड़ाई झगड़ा करते करते गर्मी का मौसम है, पसीने आ रहे हैं आपको, उस व्यक्ति की आपका पसीना लग गया या आपके उसका पसीना लग गया तो स्वेट। दूसरा हेयर सैंपल्स, ठीक है, ये सारी चीजें। फिंगर में नेल्स क्लिपिंग, मान लो आपका आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी से, आपके खरोंचे लग गई हैं उसकी, तो आपके जो नाखूनों में उसकी खाल आ गई है, या आपके नाखून जब उसके ऊपर लगे हैं तो आपके नाखूनों में उसकी खाल आ गई है, दोनों मतलब दोनों तरीके से बात कर रहा है, तो नेल्स देखे जाएंगे उसके अंदर। इसके अलावा क्लिपिंग बाय यूज ऑफ मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक, जिससे डीएनए का भी चेकअप किया जा सके, है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, एग्जामिनेशन के अंतर्गत चेक की जाती हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आप जानते ही हो, सरकारी हॉस्पिटलों में जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, उनका अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है किसी पर्टिकुलर एक्ट, जो ये देखो यहाँ पे लिखा है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, एक्ट के तहत वो मेडिकली क्वालिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और या उसने नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड और या स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड के अंतर्गत उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो फिर वो रजिस्टर्ड कहलाता है उसके इसके लिए। आगे देखिए, अब बात कर रहे हैं हम पुरानी सीआरपीसी के तहत 52, 54, और नई सीआरपीसी नई बीएनएसएस के तहत 52। अच्छा, ये 53A है, सॉरी। अच्छा, ये वो रेप से रिलेटेड होगा, अक्यूज पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ यस ओके, सर, ये 53 अब है सर। वही क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंड कुछ अमेंडमेंट से आया था ना अभी, तो उसकी वजह से जोड़ा है इसे। आगे देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखो यहाँ पर जो बातें बताई हुई है ना, ये तो केवल उसके लिए बात बताई है जो अक्यूज पर्सन है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जिसने आरोप लगाए हैं उस अक्यूज के ऊपर, तो क्या उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा क्या, उसका भी होगा। तो उसके लिए ये जो पुरानी सीआरपीसी है उसका सेक्शन 164A, वहां पर विक्टिम का क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, किसका होता है, पीड़ित पक्ष का, जिसके साथ रेप हुआ होता है या जिसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। सर ये पुरानी वाली सीआरपीसी में पुरानी 164। सीआरपीसी के तहत, नई के साथ मैं वहीं लिखवा दूंगा जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद। अब देखो क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ अक्यूज ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, लिखा है व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ अ रेप, मतलब जिसके ऊपर चार्ज लगा है, मतलब अभी साबित नहीं हुआ, अभी तो केवल पकड़ाई तो है, आरोप लगा है उसके ऊपर इसलिए पकड़ लिया हमने उसे। और ऑन अटेम्प्ट टू रेप, देखो लिखा है ना अटेम्प्ट टू रेप, या तो कमिटिंग ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप, कोशिश करी है उसने। और लिखा है एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर द बिलीविंग दैट,
और इस बात के आधार पर ही रीजनेबल ग्राउंड लग रहे हैं कि भैया रेप जब किया है तो भैया मेडिकल एग्जामिनेशन तो जरूरी है ऐसे व्यक्ति का। तो लिखा है बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, कि ऐसा ऑफेंस जो है कमिट किया गया है या नहीं किया गया है उसके लिए क्या होगा, एक एविडेंस के तौर पर ये अफोर्ड किया जा सकता है, इस चीज का वो विश्वास कर रहा है। तो फिर क्या करेगा, फिर तो पुलिस से रिक्वेस्ट करेगा, पुलिस रिक्वेस्ट करेगी नहीं करेगी, तो करेगी। तो इसलिए लिखा है इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। जैसे म्युनिसिपैलिटीज ने खोल रखे तो वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आ गए, गवर्नमेंट कौन से हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ गए जो हॉस्पिटल, उनके अंतर्गत बैठने वाले व्यक्ति। ठीक है, आगे लिखा है एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर। इसे अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। ध्यान रखना, जहां पे रेप हुआ है, सपोज करो आपने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, तो जहां पर रेप हुआ है उसके 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास ले जाकर के उसको क्या करवाओगे, एग्जाम करवाओगे, है ना। देखो ये लिखा है वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कहां से काउंट कर रहे हैं 16 किलोमीटर, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जहां राइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं उस जगह को जहां पर ऐसा ऑफेंस कमिट। आगे देखिए, तो रेडियस को ध्यान रखना, या अगर मान लो आपको 16 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिलता, फिर कौन क्या करोगे, फिर ऐसे केस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस नहीं मिलता फिर क्या करोगे। तो कह रहा है कि किसी भी वहीं के ही आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोग कौन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, लिखा है बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग, वहां पर कोई एक्ट कर रहा है, वहां पर कोई और भी हॉस्पिटल है और वहां पर कोई और मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाता है, तो फिर उसको रिक्वेस्ट करोगे और गुड फेथ में उसकी सहायता लेकर के उसको डायरेक्शन दे करके फिर उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन किया जाएगा। या तो आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर क्या करोगे, दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और होना चाहिए वो एमबीबीएस ही। ठीक है, आगे लिख रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शेल विदाउट एनी डिले। अब देखो जैसे ही उसने एग्जामिन कर लिया तो क्या रिपोर्ट बन के आएगी नहीं आएगी उसकी, तो रिपोर्ट को किसको देगा, रिपोर्ट को पुलिस ऑफिसर को दे देगा, इन्वेस्टिंग ऑफिसर को दे देगा, वो तो आपको पता ही है। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखेगा क्या क्या चीज वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अक्यूज का नाम, अक्यूज का पता, कौन उसे लेके आया है, लिखा है ना, ऑफ अ पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, किसके द्वारा उस व्यक्ति को लाया गया है, समझ में आ रही बात। दूसरा, अक्यूज की एज क्या है, मार्क ऑफ इंजुरी कितने हैं उसके, मतलब उसके शरीर पर घाव कितने लगे हुए हैं जब उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, दूसरा, डीएनए रिपोर्ट क्या है उसकी। ठीक है, और रीजनेबल जो और डिटेल्स मांगी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट ने जो फॉर्मेट बता रखा है उसके तहत, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट होगी ये इतनी बड़ी ना बना दे कि भाई ये पढ़ने में भी दिक्कत आए इसे, तो रिपोर्ट होनी चाहिए छोटी, शॉर्ट फॉर्म में सारी बातें पता चल जाए, इसलिए लिखा है प्रिसाइजली होनी चाहिए। और उसको जो भी चीजें आप रिपोर्ट भी बना रहे हो वो कंक्लूसिव उसका सारा का सारा आप बता दो कि मेन क्या चीज हुई है इसके साथ। ठीक है, उसका कंक्लूजन भी हाथ के हाथ दे देना। इसके अलावा जब से उन्होंने रिपोर्ट चालू करी है, सपोज करो रात को 1 बजे पकड़ा था वो व्यक्ति, ठीक है, रात को 1 बजे रिक्वेस्ट करिए मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कि साहब, मेडिकल प्रैक्टिशनर से पुलिस ऑफिसर ने कि साहब ऐसे ऐसे ये इसने कोई ऑफेंस ऐसा कमिट कर दिया है, आप इसका चेकअप करो। तो जब से चेकअप करेगा, सपोज करो रात को 1 बज के 10 मिनट पर चेकअप चालू हुआ है, तो जब से चालू हुआ है और कितने टाइम में उसे खत्म किया गया है, सपोज करो 2 बज के 20 मिनट 30 मिनट पर उसे खत्म किया गया है, तो ये टाइमिंग जो होगा वो भी लिखा जाएगा उसमें, कब स्टार्ट हुआ और कब। इसके अलावा क्या होगा, तो कह रहा है कि उसकी रिपोर्ट जो है वो दे दी जाएगी। अब ये रिपोर्ट जो है इस पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट माना जाता है इसे, तो कह रहा है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो होता है, लेकिन ये आपकी पुलिस रिपोर्ट जो होती है जिसे कहते हैं चार्जशीट। चार्जशीट, ठीक है, उसके साथ लगा दिया जाता है। आपकी जो चार्जशीट बन के आती है वो कुछ सेक्शन के तहत आती है, 173। 173 के क्लॉज नंबर 2 के तहत। तो कह रहा है उसी का ही पार्ट माना जा रहा है, तो वहां पर एक क्लॉज नंबर 5 होता है शायद,
देखना क्या लिख रहा है आपके में। सर सही, क्लोज ए और 5। सही है ना, तो 5A। तो अब तो पहले तो ये था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है क्योंकि नई सीआरपीसी में ऑर्डर अरेंज चेंज हो गया ना। तो अब वहां पर ये था, अब हो गया 193 का क्लॉज नंबर 5, ये हटा देना, ए, ये 6A हो गया है। इसके तहत क्या होता है, ये जब चार्जशीट बन जाती है तो वो करता क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए होती है वो चार्जशीट, है ना। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है ना, ट्रायल के टाइम पर नहीं देते हैं, वो पहले ही दे दी जाती है। ट्रायल तो बहुत बात की बातें होती हैं। ट्रायल से पहले मजिस्ट्रेट के जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो एक क्या करते हैं वो, जो चार्जशीट बन के आती है, जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस रिपोर्ट बन के आती है, उस पुलिस रिपोर्ट को या फाइनल रिपोर्ट को किसके सामने पेश किया जाता है, उसे मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट। सामने पेश किया जाता है 193 के क्लॉज इसके ये जो बन के आती है इसके तहत। ठीक है, फिर आगे की कार्रवाई होती है। सर कॉग्निजेंस के टाइम पे दी जाती है ना। हाँ, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस के टाइम पर नहीं दी जाती कॉग्निजेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट कोर्ट खुद ही कॉग्निजेंस ले रही है, फिर आप भेज रहे हो, ऐसा नहीं होता। कॉग्निजेंस पहले आप एफआईआर पुलिस रिपोर्ट देते हो, तब उस पर कॉग्निजेंस लिया जाता है। मान लो आपने अक्यूज पकड़ लिया कोई, ठीक है, आपने अरेस्ट किया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मतलब है चार्जशीट, ठीक है, और उसके साथ अक्यूज दोनों को किसके सामने पेश करोगे, मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट चेक करेगा कि जो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो ये काम किया है इसने, क्या सच में सही है भी या नहीं है। फिर वो उसके ऊपर संज्ञान लेगा, संज्ञान के द्वारा इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा, जांच वांच करवाएगा, उसको लग जाता है कि हाँ सही है, तो फिर आगे की कार्रवाई चालू कर देगा। फिर लोगों को बुलवाएगा और चीजें चालू करेगा, फिर वो देखेगा कि केस को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो फिर आगे का ट्रायल चालू करने के ऑर्डर दे देता है। ठीक है, अब देखो आगे, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर। अब ये जो है सेक्शन नंबर 53, और ये वाला सेक्शन जो है पुरानी सीआरपीसी का 54 है, और ये है 53। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर हो रहा था, यहां पर ड्यूटी थी पुलिस ऑफिसर की, और ये एविडेंस के लिए कर रहे थे। लेकिन 54 क्या है, ये राइट है अक्यूज पर्सन का। यहां पर कह रहा है जैसे ही उसका अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो क्या करेगा, वहां पर अपना एग्जामिनेशन करवाएगा, तो उसकी एक रिपोर्ट जो है या तो उसके घर वालों को या उस खुद को दी जाएगी, जिससे कि बाद में अगर उसके पता चली, पुलिस ने उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया, जब तक तो वो व्यक्ति सही था, पता चले उसके हाथ पैर तोड़ दिए उन्होंने, और फिर जब वो कोर्ट के सामने आ रहा है तो पता चल रहा है कि कोर्ट पूछ रही है कि कैसे हुआ, तो वो चुप। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एविडेंस के तौर पर उसका राइट है, किसका, उस अक्यूज पर्सन का, कि अगर उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है तो कहीं हाथ पर तो नहीं तोड़ दिए, पहले कैसा था और अब कैसा है, उसके लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट दिया हुआ है 54 में। और जो नई सीआरपीसी है उसके तहत 53। देखिए क्या लिखा है, when any person is arrested he shall be examined by the medical officer in the service of central government और state government। मतलब इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मतलब ये भी वही है, सेम ही है। ठीक है, वो क्या करेंगे, ऐसे अरेस्टेड पर्सन का क्या करेंगे, ही शैल बी एग्जामिन्ड। ठीक है, उस अरेस्टेड पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसका एग्जामिन करेंगे। इन केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, अब वो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, वो करेंगे। और जिसने भी उसका एग्जामिन किया है वो अपना ओपिनियन जो है बता सकता है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल। मान लो अगर अक्यूज जो है वो कौन है, फीमेल है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसका एग्जामिनेशन कौन करेगी, फीमेल करेगी, फीमेल मेडिकल ऑफिसर उसके सुपरविजन में होगा।
या कोई फीमेल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगी वो करेगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो कह रहा है ये जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, ये लोग जो है जैसे ही उसका एग्जामिन करेंगे तो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? रिपोर्ट बना लेंगे और रिपोर्ट को के अंदर मेंशन कर देंगे कि साहब इसको कितनी इंजरी थी पहले, क्या क्या हुआ है इसके साथ, उन सब चीजों को दे देंगे। और उसकी एक रिपोर्ट जो है, उसकी एक कॉपी सबसे पहले किसको दी जाएगी? उस अक्यूज पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है। देखो यहां पर लिखा है क्लॉज नंबर 3 देखना उसका, एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन नंबर 1 कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सच एग्जामिनेशन शैल लिखा हुआ है, शैल बी फर्निश्ड, किसको फर्निश की जा रही है? टू द अरेस्टेड पर्सन। या अगर मान लो अरेस्टेड पर्सन तो है नहीं उनके पास, तो फिर किसको देंगे? उसके घर वालों को। क्लियर हो गई बात? ये सारी बातें मैंने आपको याद है किस केस में समझाई थी? ये जितने भी सेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, कहां पर राइट और कहां पर ड्यूटी। हाँ, कौन सा केस था बताओ दिशा जी? किस केस में बताई थी ये सारी बातें मैंने आपको? अरुण जी बताइए, किस केस में बताई थी? सर डीजे बघेला वर्सेस कांति भाई। किस में बताई थी? बोलो। सर डीजे बघेला वर्सेस कांति भाई, शायद अरे नाम गलत। डी निर्भया का केस कैसे याद आएगा? ये राइट किसके है? अक्यूज पर्सन के। तो अक्यूज के साथ कोई दिक्कत दिक्कत हुई होगी तभी तो आए होंगे ना ये। हाँ सर, तो मैं नाम गलत बोला है मैं। हाँ, डी के वासु का केस था, लिख लो चाहो तो, डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 11 से 13 गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि अरेस्ट पर्सन के राइट्स के बारे में वहां पर बताया था, जहां पर ये 54 का भी यूज किया था उन्होंने। वहां पर सेक्शन नंबर 55A, 54, 41B सब बताए थे मैंने, 41D, 50A, 53A, 60A, कुछ ये प्रोविजंस आए थे आपके। चलो, अब देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड। अब आपको आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलता है? कौन से सेक्शन में पढ़ते हो आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में? हाँ सिमरन जी बताओ, आपने तो पढ़ रखा है। सेक्शन 9, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 9 कौन से एक्ट का? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट। लिख लो जाओ तो, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जब एविडेंस दिए जाते हैं ना, तो वहां पर इंट्रोड्यूस कराने की भी बात होती है, तो वहीं पर आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ते हो आप। ठीक है, तो उस लॉ के अंतर्गत एविडेंस लेने होते हैं, तो उसी नियम को पालते हुए यहां पर ये डाला गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, क्या लिखा है इसमें देखो 54 में, लिखा है वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के चक्कर में उसे पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस। अब किसी अदर पर्सन से उसका आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है कि क्या बताओ ये ऑफेंस, जब वो ऑफेंस हुआ था तब ये व्यक्ति था वहां पे। ये कब किया जाता है, कौन से केस में किया जाता है ये काम? जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से तो करते हो आप। तो फिर क्या करता है उस केस में, तो कोर्ट हैविंग अ जुरिसडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कोर्ट जिसके जुरिसडिक्शन में ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो कोर्ट चाहे तो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर ऐसा डायरेक्शन दे सकता है और उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए कह सकता है। क्लियर होगी बात? लेकिन कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि सपोज करो जो व्यक्ति पर्सन, देखो यहां पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। कौन मेंटली फिजिकली डिसेबल है? अरेस्टेड पर्सन। तो कह रहा है क्योंकि अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन किस अवस्था में किया है वो क्या पता हमें?
तो लिखा है सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। अंडरलाइन कीजिए इसे। वैसे तो नॉर्मली जरूरत नहीं थी ना। यहां पर कह रहा है कि जब भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन परेड किया जाएगा या आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा उस व्यक्ति का, तो वहां पर मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगा और उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप लिए जाएंगे। और उसको ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा कि क्या कहा है। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा था। 55 देखिए। इसका है सेक्शन नंबर 55 और ये है आपका, नहीं, बीएनएसएस का है। टाइटल देखिए, प्रोसीजर व्हेन द पुलिस ऑफिसर, ये भी सेम ही है, 55 ही है सीआरपीसी में भी। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसीजर व्हेन अ पुलिस ऑफिसर डेप्यूट द सबऑर्डिनेट अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब क्या है कि अब एसएचओ साहब ने या बड़े इंस्पेक्टर नहीं पकड़ा, क्या करा है, किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। ठीक है। जब सबऑर्डिनेट ने पकड़ लिया है, सपोज करो कांस्टेबल ने या किसी और व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उसका प्रोसीजर कैसे चलाया जाएगा। तो देखो, जो कांस्टेबल होते हैं इनके पास कोई अधिकार नहीं होता। मतलब ये अरेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन अरेस्ट करने के बाद इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। ये किसके सामने पेश करते हैं उसे, अपने थानेदार के सामने, और उसको बताते हैं कि साहब हमें ऐसे ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करके लाए हैं। क्योंकि थानेदार की वो होती है ना उसमें डिस्क्रिप्शन। तो अब क्या होता है, अगर थानेदार को कुछ नहीं पता, एसएचओ साहब को नहीं पता कुछ भी, तो फंसेगा कौन, एसएचओ साहब, क्योंकि उनकी देख रेख में ही तो हो रहा है सारा काम। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी अरेस्ट किया जाता है तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सब एएसआई, कोई भी करता हो, सब इंस्पेक्टर करता हो, एसआई, तो उस केस में वो क्या करते हैं, उस केस में एसएचओ साहब को, पुलिस के थानेदार को इत्तला करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हम साहब ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं, ये ऐसे ऐसे वहां पर ऐसे कर रहा था। ठीक है। उसके लिए लिख रहा है कि क्या प्रोसीजर होगा, तो लिखा है व्हेन एनी पर्सन, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या तो कोई पुलिस ऑफिसर इन चार्ज है उस स्टेशन का, मतलब एसएचओ की बात कर रहा है, या एनी ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर कौन सा है, 12। इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका। लेकिन नई सीआरपीसी के तहत, मतलब नई बीएनएसएस के तहत, मैंने आपको बताया था कि जो भी 7 के बाद के चैप्टर होंगे उसमें क्या जुड़ जाएगा अब, 7 के प्लस जो बाद, +2 अरे नहीं रे, तो +1। हाँ सर, सॉरी सर, +1। 7 के बाद, 7 में नहीं जुड़ेगा। 7 के बाद के जितने भी चैप्टर होंगे उनमें क्या जुड़ जाएगा, +1। और कहां तक जुड़ेगा, 21 तक के सेक्शन चैप्टर तक। तो अब कौन सा है आपका चैप्टर, चैप्टर नंबर कौन सी की बात हो रही थी, 12 की, तो इसमें कितना जुड़ गया, +1, तो कितना हो गया। तो नई बीएनएसएस के तहत चैप्टर कौन सा हो गया, वो 13। क्लियर होगी बात। तो वहां पर अब इन्वेस्टिगेशन के प्रावधान मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। लिखा है रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो अब मान लो एसएचओ साहब ने या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने किसको कहा, रिक्वायरिंग किया, अपेक्षा किससे की है, अपने से सबऑर्डिनेट को। उससे कहा है टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, क्या कर ले, किसी को बिना वारंट के ही अरेस्ट कर लो। मतलब एसएचओ साहब ने ऑर्डर दिया है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है अपने से सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि ऐसा करो, वहां से पर्टिकुलर व्यक्ति को उठा के ले आओ थाने से, मतलब वहां से उठा करके और थाने में पेश करो हमारे सामने। ठीक है। एक तो ये बात हो रही है। तो लिख रहा है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब अरेस्ट कैसे करना हो उसे, विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के अरेस्ट करना हो। लेकिन क्या लिख रहा है, अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस। अब जिसने सेक्शन नंबर 41 या 35 पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस का मतलब है कि अगर मान लो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया होता जो उसकी प्रेजेंस में होता, उस बात को छोड़ करके।
आप जब सेक्शन नंबर 35 या 41 पढ़ते हो तो उसी का सबसेक्शन नंबर 1 का क्लॉज नंबर ए ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता है तो उसको क्या कर सकता है, वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन वो ऑफेंस कैसा होना चाहिए, कॉग्निजेबल। क्लियर होगी बात? तो क्या लिखा है यहां पर, विदाउट वारंट एनी पर्सन, तो आप क्या कर सकते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन टू हुम मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट स्पेसिफाई द पर्सन टू बी, सॉरी, लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, ही शैल डिलीवर। अब जैसे ही उसने अरेस्ट कर लिया तो क्या करेगा उसे, तो कह रहा है ही शैल बी डिलीवर टू ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग, मतलब जिस ऑफिसर ने उसकी रिक्वायरमेंट की थी कि भाई इस व्यक्ति को उठा के ले आओ, पकड़ के ले आओ, तो उस केस में जिसने स्पेसिफाई किया है या जो चीज बताई है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद उसके सामने पेश कर देगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने राइटिंग में ऑर्डर दिया था उसको या कोई और बात की थी, तो अब मान लो जिसको अरेस्ट करने जा रहा है तो उसको ग्राउंड तो बताने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर देखो एक चीज लिखी हुई है, बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है उसको नोटिफाई करेगा कि मैं तुमको किस ग्राउंड के आधार पर अरेस्ट कर रहा हूं, ये मतलब हुआ ना इसका। तो ये कह रहा है, तो उसको मेन मेन बातें बता देगा, सब्सटेंस बता देगा कि मैं तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहा हूं। तो इसलिए लिखा है शैल शो हिम द ऑर्डर। तो जो एसएचओ साहब हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको आईओ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आईओ, जो जनरल आम भाषा है उसमें आईओ शब्द यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जगह, आईओ साहब या एसएचओ साहब, उनको क्या किया जाता है, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उस ऑर्डर को दिखा देगा और उसको अरेस्ट कर लेगा। क्लियर होगी बात? दूसरा देखिए आगे क्या करेगा, लिखा है नथिंग इन सबसेक्शन नंबर 1 शेल अफेक्ट द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 35। अब देखो ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था आपको, 35 या 41 लिखा है आपके पास, आपके पास 41 लिख रहा होगा, तो वहां पर मैंने अभी आपको बताया था, वहां पर लिखा था अदर देन प्रेजेंस, लिखा था ना। तो उसको ही यहाँ पर समझाया हुआ है, ये कह रहा है कि भाई पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ थे आईओ थे उन्होंने तो उसको क्या दे दिया, ऑर्डर दिया है, तो वो पकड़ के लेके आया है। लेकिन अगर मान लो उसी के सामने कोई अपराध होता, उस कांस्टेबल के सामने जिसने जिसको ऐसा ऑर्डर दिया गया है, उस हवलदार के सामने जिसको ऐसा ऑर्डर दिया गया है, तो क्या वो अरेस्ट नहीं करता उस केस में उसे? तो कह रहा है उसके पास भी अधिकार है, उसका इस सेक्शन की वजह से कोई अधिकार छीन लिया नहीं जाएगा, वो भी क्या करेगा, उसके पास भी शक्ति है, उसे अरेस्ट कर सकता है। किस सेक्शन के तहत? तो जो मैंने अभी आपको बताया था, या तो 41 के सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज ए के तहत, या जो नई बीएनएसएस है उसके तहत है 35 का क्लॉज नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 1 का क्लॉज ए। हालांकि इसमें सबसेक्शन नंबर 1 ही दे रखा है, क्लॉज ए नहीं लिखा हुआ, तो 1 का मतलब तो बहुत कुछ हो गया, 1 में बहुत कुछ चीजें आ गई, तो 1 से बहुत वाइड एरिया हो गया, बहुत बड़ा एरिया हो गया इसका। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? हाँ, बताओ दिशा जी, प्रियदर्शनी जी, समझ में आ रही चीजें? अरुण जी, सिमरन जी बताइए। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अब आइए वापस से, अब देखो ये भी आफ्टर अरेस्ट वाली बात होती है कंसेप्ट। अब आपने मेडिकल चेकअप करवाया था ना, किससे करवाया था, मेडिकल ऑफिसर से, क्यों करवाया था, एविडेंस लेने के लिए, और वो राइट किसका था, अक्यूज का भी था, तो उसने भी करवाया ना। तो वो क्यों करवा रहा था, क्योंकि मेरी कोई कोई इश्यू ना हो जाए, कोई मारपीट ना दे, बाद में एविडेंस के तौर पे दिखा तो सकूंगा मजिस्ट्रेट साहब को कि देखो साहब इन्होंने जब ये मेरे से इन्वेस्टिगेशन की तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे, सबूत के तौर पे, तो पुलिस वाले डर के मारे करेंगे नहीं ऐसा। अब उसी के तहत और भी चीज लिखी हुई है, लिखा है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब ये ड्यूटी किसकी है, पुलिस ऑफिसर की, कि अगर आपने उसे अरेस्ट कर लिया है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान
आपके द्वारा ही रखा जाएगा। इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ अक्यूज, हैविंग ऑफ द कस्टडी किसकी होती है? पुलिस की। टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड। क्लियर होगी बात? अब देखिए पर्सन, ये तो हो गया आपका कौन सा वापस से 56, और पुरानी सीआरपीसी में कौन सा था 55A। पुरानी सीआरपीसी में तो था 55A, और अब नई वाली में जो है वो है 56। देखो ऐसे चल रहा है, बीएनएसएस ये है, तो ये वाले सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी के ये वाले सेक्शन चल रहे हैं आपके। आगे देखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि जैसे ही आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लोगे तो उसके बाद करोगे क्या उस व्यक्ति का? तो सीधी सी बात है, जैसे ही अरेस्ट कर लोगे, चाहे प्राइवेट ने करा है चाहे पब्लिक ने, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर कर लेगा, तो वो करेगा क्या उसका? तो कह रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो देखो क्या लिखा है उसके लिए। अब पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट विदाउट अ वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले, है ना? तो लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन एज टू द बेल। मान लो उसको बेल देने का राइट है तो भैया बेल दे देगा, तब तो उसे अरेस्ट कर, विदाउट वारंट अरेस्ट किया आपने, ठीक है, ऑफेंस कोई ऐसा कमिट किया था जिसकी वजह से आपने उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो बेलेबल भी था तो आपने बेल पर छोड़ दिया उसे, तब तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे क्या उसे? फिर तो नहीं करोगे। लेकिन आपने उसे बेल पर भी नहीं छोड़ा और अरेस्ट और कर लिया, तो क्या करोगे उसके रख के? तो उसके लिए लिखा है सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे? तो उसके लिए लिखा है हैविंग जुरिसडिक्शन इन द केस, ऐसे केस को सुनने वाले मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करोगे। और किसके सामने पेश करोगे? तो कह रहा है बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। या अगर मान लो उस व्यक्ति को किसी प्राइवेट पर्सन ने पकड़ लिया है या किसी कांस्टेबल ने, हेड कांस्टेबल ने पकड़ लिया है, तो वो किसके सामने पेश करेगा? ऑफिसर फिर वो इंचार्ज, एसएचओ के सामने पेश करेगा। फिर एसएचओ किसके सामने पेश करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश मजिस्ट्रेट। करेगा। इसलिए ऐसा लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए, ये तो हो गई बात कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है उसे, अब उसने कर दिया। लेकिन इसके अलावा देखो, ये तो था आपका 57 और ये था आपका 56, जिसमें आपने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही उसे अरेस्ट किया या कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया, तो वो किसके सामने पेश करेगा? तो आपने देख लिया यहाँ पर कैसे कर रहा है वो अरेस्ट। चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो यहीं पर फिर से लिख देता हूं बीएनएसएस, और ये है सीआरपीसी। इसके तहत जो है सेक्शन नंबर है आपका 58, और इसके तहत जो है सेक्शन नंबर 57। काफी इंपॉर्टेंट है 57 और 58। ये कह रहा है भाई जिस मजिस्ट्रेट के सामने जुरिसडिक्शन में आप कर रहे थे वह तो ठीक था, अब क्या कह रहा है ये कि जैसे ही उसको आपने अरेस्ट कर लिया तो उसे कितने टाइम पीरियड के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे? तो वो टाइम ड्यूरेशन के बारे में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लो चाहो तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार क्वेश्चन आता है ये कि मान लो किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे कितने टाइम के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पढ़ने को मिलती है, आर्टिकल नंबर 22 में पढ़ते हो उसे, वहीं से ही इन्फ्लुएंस होकर के इस सेक्शन को यहाँ जोड़ा गया है, क्योंकि उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के चक्कर में पकड़ लिया जाता है ना, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस सेक्शन के तहत इन्फ्लुएंस करके इस सेक्शन को यहाँ पर जोड़ा गया है। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कस्टडी में डिटेन करके रख लेगा तो वो क्या करेगा, उसे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, लिखा है सच पीरियड कितना टाइम पीरियड का, तो लिखा है पीरियड शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। शैल के साथ shall not exceed 24 hours excluding the time of journey from the place of arrested to the magistrate's court। मतलब मजिस्ट्रेट की कोर्ट उसके जुरिसडिक्शन में आती हो या नहीं आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 56 में
यहाँ पर ये देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी आप पेश कर रहे थे, देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन नंबर 56 था और 57 में डिफरेंस क्या है दोनों में, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट और यहाँ पे मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर कर रहा है लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोई कर रहा है। हम्म, बताओ क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है जुरिस्डिक्शन का। वहां पर कह रहा है 56 में कि जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है उसके सामने ही पेश करना है, 56। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही आपने पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट कर लिया है तो विद इन 24 आवर्स उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, पहले तो एक बार उसके सामने पेश कर दे कि साहब हमने ऐसे ऐसे इस पर्टिकुलर जगह से इसे अरेस्ट किया है। ठीक है, तो इसमें ये मेन चीज है। लेकिन इसमें लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन नंबर 167 लिखा है आपके पास। अब 167 के बगल में लिख लेना नई जो सीआरपीसी है उसके तहत 187, 20 सेक्शन और बढ़ गए इसमें। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर नहीं दिया जब तो कर दो, और अगर दे दिया तो फिर कस्टडी में वापस पुलिस की में दे दिया जाता है पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि 24 घंटे में कितनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए किसी व्यक्ति की, भाई नाम नहीं बताया, गांव नहीं बताया, और चीजें भी जाननी थी हमें, नहीं बताया, तो मजिस्ट्रेट साहब को दिखा करके और उससे कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब से कि भैया ऐसे ऐसे हमें इसको ले जाने की और जरूरत है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, कंप्लीट नहीं हुई हमारी इन्वेस्टिगेशन, तो फिर उसके आगे की कार्रवाई होती है। ठीक है, अब देखो लास्ट सेक्शन, सेक्शन है 59 और ये है सेक्शन नंबर 58। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं आपके। क्या बता रहा है, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। इसका मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 59 या 58 जो है आपके दोनों में से कोई भी एक, उसके तहत बताया गया है कि जिन जिन लोगों को आप अरेस्ट करते हो ना उनकी एक सूचना देनी पड़ती है आपको। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, कैसा है कि आप अगर वहां पर किसी को अरेस्ट कर लोगे और बाद में पता चला कि आप कैसे किस आधार पर किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसकी एक सूचना देनी पड़ती है आपको। तो कहता है कि महीने के अंदर कितने आपने अरेस्ट किए हैं व्यक्ति, उसकी सूचना, उसकी डिटेल किसको देनी पड़ेगी आपको। तो कहता है आपका सबसे बड़ा हेड कौन होता है, डीएम। डीएम होता है। तो जितने भी थानेदार होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट किसको देंगे, वो अपनी सारी रिपोर्ट जो है डीएम को देते हैं, क्योंकि उनका सबका हेड यही होता है। अगर डीएम है तो ठीक है, और अगर मान लो एसडीएम है तो एसडीएम को देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, तो फिर एसडीएम को देंगे। लेकिन किन रिपोर्टों की बात कर रहा है ये, केवल अरेस्ट रिपोर्ट वो जो विदाउट वारंट अरेस्ट किए हैं। भाई जिनको मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट करवाया है वो तो है ही नहीं, आपने जिनको स्वेच्छा से अरेस्ट किया है उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है, तो डीएम और एसडीएम को दी जाती है। ठीक है, लेकिन आपने बेल पर कितनों को छोड़ा है, कितनों को नहीं छोड़ा है, वो भी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसके साथ साथ। ये केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिससे डेटा उनको भी पता रहे आगे, कि एसएचओ के ऊपर भी दबाव रहेगा ना कि भाई आगे भी हमें रिपोर्ट देनी रहती है, नहीं तो वो मनमाना कुछ भी करेगा वहां पे। ठीक है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होता है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 60। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कोई पुलिस ऑफिसर जिसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट करा है, तो क्या कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है क्या उसको डिस्चार्ज करने का भी राइट रखता है क्या वो, बोलो? नहीं रखता। अरेस्ट करने के बाद उसे डिस्चार्ज रखने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन कब डिस्चार्ज कर सकता है, तो उसके लिए लिखा है केवल तब कर सकता है जब उसने उससे बेल ले लिया हो, बॉन्ड भरवा लिया हो, या मजिस्ट्रेट ने स्पेशल ऑर्डर निकाला है कि इस व्यक्ति को रिलीज कर दो, तभी वो डिस्चार्ज कर सकता है, रिलीज कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो फिर उसके ऊपर साजिश के इल्जाम नहीं लग जाएंगे क्या पुलिस ऑफिसर के ऊपर,
कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसने किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है और उसको छोड़ दिया उसने, तो फिर पुलिस ऑफिसर किसी को भी छोड़ देगा ऐसे करके। तो सबसे नुकसान किसको होगा? विक्टिम को, अग्रीव पर्सन को। इसलिए ऐसा होता, तो इसलिए उसे बेल बॉन्ड भरवाए जाते हैं। आगे देखिए सेक्शन नंबर है 61 इसका। ये तो 60 था अभी जो पढ़ा आपने, 59 इसका था। अब है 61 नई वाली का, पुरानी वाली का है 60। यहां पर बता रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये सेक्शन भी। इसके बारे में ये समझिए कि सपोज करो कोई व्यक्ति को आपने अरेस्ट तो कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, वो आपके हाथ से भाग गया छूट करके। तो जब छूट के भाग गया, एक बार छूटने के बाद क्या दोबारा पकड़ने का राइट है कि नहीं है उसे? तो कह रहा है भैया पकड़ सकते हो। अब पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछा भी तो करना पड़ सकता है। तो क्या पीछा करने का भी राइट है क्या? तो फिर वही काम करेगा। तो कह रहा है दोनों ही काम कर सकता है। लेकिन सपोज करो आपके हाथ से छूट करके भाग करके और वो किसी घर में घुस गया, तो क्या घर में से भी निकाल करके पकड़ के वापस अरेस्ट कर सकते हो क्या? देखा है ना आपने। तो घर में घुस करके अरेस्ट करने की पावर कहां होती है, किस सेक्शन में होती है? हाँ, कौन बता सकता है आप में से? सर हाउस अरेस्ट। क्या? सर हाउस अरेस्ट का बोलोगे आप? अरे हाउस अरेस्ट तो अलग ही चीज है, घर में से निकाल करके अरेस्ट करो। सेक्शन नंबर है 47, उसमें लिखा ही है, क्लॉज नंबर 2 लिखा हुआ है उसका। पुरानी सीआरपीसी के अंतर्गत 44 है, सॉरी, पुरानी सीआरपीसी के तहत तो है 47 और नई सीआरपीसी के तहत है 44। मतलब अगर मान लो घर के अंदर वो बंद हो गया है तो आप घर में से निकाल करके उसे अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी परमिशन ले लो मकान मालिक की जिसके घर में घुस गया वो। अगर मकान मालिक परमिशन नहीं देता तो क्या करोगे? घर को तोड़ोगे या घर के अंदर दरवाजे तोड़ करके उसमें घुसोगे और उस व्यक्ति को निकाल के लाओगे और अरेस्ट करके ले जाओगे। हाँ कर सकते हैं, तभी तो पावर दे रखी है। क्लियर होगी बात? नहीं तो क्यों ऐसा कर रहा, क्यों जा रहा है? वैसे ऐसा अधिकार नहीं होता, लेकिन इमरजेंसी की केस में हमें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है हमारे हाथ से कभी भी भाग सकता है और वो ऐसा अपराधी है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले लेते हैं लोग और फिर ऐसा कर लेते हैं। देखा नहीं है कि आपने सीआईडी के अंदर दया दरवाजा तोड़ देता है? तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्लॉज 1 में देखोगे तो लिखा है मे इमीडिएटली परसू, पीछा करेगा और अरेस्ट करेगा इन एनी प्लेस इन इंडिया, लिखा है ना। दूसरे में लिखा है ऑल दो ऐसे पर्सन के ऊपर अप्लाई कर सकता है जो व्यक्ति जो है नॉट एक्टिंग अ वारंट। सपोज करो उसको पहले तो आपने वारंट के तहत पकड़ लिया था। कैसे पकड़ा था? वारंट के तहत पकड़ लिया था, लेकिन हुआ क्या, भाग गया। तो अब भाग गया तो आप पीछा करोगे उसे पकड़ोगे, तो आपको अब वारंट की जरूरत होगी क्या उस केस के लिए? अब वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये चीज होती है। इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, चाहे उसके पास पुलिस ऑफिसर को वारंट मिलता या उसके पास अथॉरिटी होती तो आप उसे अरेस्ट करते। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अब वो जब सपोज करो भाग गया आपके हाथ से निकल के, इसका मतलब समझ लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सपोज करो आपके हाथ से निकल के भाग गया तो आप किसको फोन करोगे? आप उसको पकड़ने के लिए आपकी जीप ही लेके भाग गया, आप तो बाहर ही खड़े हो, तो आप फोन किसको करोगे? सबसे पहले करोगे फोन कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम को आगा किया जाएगा तो वो क्या करते हैं, अपनी पुलिस वालों को आगे पीछे करके उनको एडजस्ट करते हैं कि वहां पर नाकाबंदी कर दो, यहाँ पर नाकाबंदी कर दो। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो अब मान लो कि अरेस्ट करने की पावर तो आपके पास थी, आप खड़े हो थाने के आगे क्योंकि आपकी जीप को लेकर के वो भाग गया है। लेकिन क्या जो वहां पर नाके पर लगाए हैं लोग, उनको अथॉरिटी है इस चीज को अरेस्ट करने के लिए? उनको कोई अथॉरिटी थोड़ी ना दे रखी है मजिस्ट्रेट ने, अरेस्ट करने की अथॉरिटी तो आपको थी। लेकिन वो चूंकि आपके पास से भाग गया है तो इसी का सेक्शन नंबर 62 का या सेक्शन नंबर 60 का क्लोज नंबर 2 कहता है, तो आप उस केस में भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते। किसी के घर में घुस गया तब भी अरेस्ट कर सकते।
अरेस्ट करने के भी नियम होते हैं। अरेस्ट किस आधार पर कर रहे हो, कैसे, सपोज करो आपने किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट करना है, कर लोगे क्या? मुझे मुझे क्या पता, मैं पूछ रहा हूँ। कब कर सकता है, सिचुएशंस भी डाली है मैंने सब पे। ऐसा नहीं है कि कर सकता है का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को भी अब ऐसा तो मैं फिर किसी भी चलते आदमी को अरेस्ट कर लूंगा। वही तो बता रहा हूं ना कि चलते हुआ आदमी मुझे, मेरे लिए तो उसने ऑफेंस किया नहीं किया बराबर है, मेरे को तो अरेस्ट करना है तो मैं अरेस्ट कर लूंगा उसे। देखिए इसके लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं, आप जब इन सेक्शंस को पढ़ोगी तो अंदर से इन डिटेल पता चलेगा। जैसे कि प्राइवेट पर्सन को किसी को अरेस्ट करना है तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता किसी को। पुलिस के लिए तो केवल इतना ही सफिशिएंट होता है कि उसके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट पर्सन के लिए ये चीज जरूरी नहीं होती है। प्राइवेट पर्सन के लिए दो कंडीशन एक साथ जरूरी होनी चाहिए। एक तो उस व्यक्ति ने जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल, और साथ ही साथ वो नॉन बेलेबल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, मतलब उस केस में बेल ही नहीं मिल सकती, तब जाकर के ही प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर आपने देखा है कि कोई चोरी भी कर लेता है तो पकड़ लेते हैं सारे लोग मिल करके, और पकड़ करके उसे अपने पास जब तक रखते हैं या तो मारते पीटते हैं, फिर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? तो प्राइवेट पर्सन ने तो फिर भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन चक्कर क्या होता है कि उनको थोड़ी ना पता है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होता क्या है, बेलेबल कौन सा होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है। वो वकील थोड़ी ना कोई, वो तो आम आदमी तो है जिसने पकड़ा है उसे। तो उसे पकड़ करके वो पुलिस को दे देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको पढ़ाई के हिसाब से तो यही रखना, याद रखना पड़ेगा ना, कि प्राइवेट पर्सन जो है केवल उस केस में जो कॉग्निजेबल हो, बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको सरकार ने घोषित कर रखा है, कैसा अपराधी, उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है, भगोड़ा घोषित कर रखा है। भगोड़ा समझते हो ना, अपराध करके भाग गया है, तो उन लोगों की बात हो रही है। जैसे अभी गोगा मेडी के केस में, गोगा मेडी के गोगा मेडी जो थे उनके अंदर 13-14 गोली मारी थी, 12-13 गोली मारी थी उन्होंने, 12-13 गोली मार करके भाग गए थे। सरकार ने उनके खिलाफ क्या रख दिया, वांटेड पर्सन घोषित करके 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। तो वो क्या था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया उसे, फिर उसे कोई भी पकड़ सकता है। क्लियर होगी बात? तो ये एक चीज थी। लेकिन ये कह रहा है कि ये सारी जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं इनके ऊपर एक सेक्शन बहुत तरीके से लागू होता है। वो कह रहा है आप अरेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन किसी को ऐसे थोड़ा ना कि इलीगल अरेस्ट कर लिया। जैसे आपने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, तो क्या किसी को भी अरेस्ट कर लोगे? क्या सबके पास पावर आ गई किसी को भी अरेस्ट करने की? तो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए इन्होंने कंडीशन रखी है। देखिए ये है 62, 61 तो इसका, सॉरी 60A, और इसका है 62। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ोगे तो तुम्हें टाइटल से ही समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो लिखा है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। मतलब आप जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे तो इस चैप्टर के जितने भी प्रोविजंस हैं सबको ध्यान में रखते हुए ही अरेस्ट करना पड़ेगा। ये ड्यूटी है हर एक व्यक्ति की। कहीं किसी इनोसेंस पर्सन को पकड़ के तुम उसकी बेइज्जती कर दो, इसलिए कह रहा है एक तरीका, एक मैनर होना जरूरी है। और इसलिए कह रहा है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो स्ट्रिक्टली तरीके से इस चैप्टर का इस्तेमाल। देखो क्या लिखा है, अरेस्ट शैल नॉट बी मेड, या नो अरेस्ट पर्सन, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट in accordance with the provision of the Sahita or any other law for the timing force providing for arrest। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता, जनरल रूल तो ये कह रहा है। लेकिन कह रहा है कब कर सकते हो, तो कह रहा है इस प्रोविजन के प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए, इन सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही किसी को अरेस्ट करा जा सकता है। या कह रहा है कि इस लॉ के अंदर नहीं लिखा ना, सपोज करो किसी स्पेशल लॉ में कोई बात लिखी हो, लिखा एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर अरेस्ट, लिखा है ना,
प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। तो कोई प्रोविजन अगर किसी स्पेशल लॉ में, सपोज करो पॉक्सो एक्ट है, उसके अंतर्गत दे रखा है, तो फिर उसमें, तो ऐसे करके ये सेक्शन नंबर 35 से लेके 62 चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में। समझ में आया आपको सबको? यस क्लियर है? सर। एक एक बात क्लियर है? सारी चीज समझ में आ गई क्या? दिशा जी बताइए, प्रियंका जी, वरुण जी बताइए, अनुष्का जी यस सर। क्लियर है जी चीजें? सर। अब 5-7 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर अपन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे।